हाय, आई एम अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनिट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत अच्छे से डेटा टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जावा के अंदर कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं और वो कौन से डेटा टाइप्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है ताकि हम बहुत बेहतर तरीके से प्रोग्राम्स लिख सकें और एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस का सही तरीके से जवाब दे सकें। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे डेटा टाइप्स की डेफिनेशन से। अब सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। Definition says that data types define the type of data a variable can store in a Java program। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि डेफिनेशन कहना क्या चाहती है। डेटा टाइप्स क्या करते हैं? डेटा टाइप्स कुछ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। डिफाइन करने का क्या मतलब है? डिफाइन करने का मतलब ये है कि डेटा टाइप्स कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ रूल्स लगाने की कोशिश करते हैं किसी चीज के ऊपर। किस चीज के ऊपर? द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर। क्या रूल है इनका? क्या बताने की कोशिश करते हैं? वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक वेरिएबल किस तरह का डेटा, किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। स्टोर करने का मतलब कि वो वेरिएबल, पिछले लेक्चर्स में हमने वेरिएबल्स कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा था और हमें ये बात अब तक समझ में आ चुकी है कि एक वेरिएबल जो है वो एक मेमोरी लोकेशन, नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है, यानी एक मेमोरी लोकेशन है, एक मेमोरी का ब्लॉक है जहां पर चीजें यानी कि डेटा स्टोर किया जाता है। उस वेरिएबल में जो डेटा हम देंगे वो वहां पर स्टोर होता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी कि नहीं, कि एक वेरिएबल जब भी हम बनाते हैं तो एक ऐसा ब्लॉक होता है, उसके अंदर डेटा आकर के स्टोर होता है। ये चीजें पड़ी हुई हैं। तो अब वो वेरिएबल किस तरह का डेटा, किस टाइप का डेटा अपने अंदर रख सकता है, ये डिफाइन कौन करेगा? ये डिफाइन करेंगे डेटा टाइप्स। बात समझ में आ रही है कि डेटा टाइप्स क्या बताते हैं? डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा अ वेरिएबल कैन स्टोर इन अ जावा प्रोग्राम। एक जावा प्रोग्राम जब हम लिख रहे होते हैं, यानी एक प्रोग्राम जो कि हम जावा लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो उस वक्त जब भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, बनाएंगे अपनी जरूरत के हिसाब से, तो हमें यह भी बताना होगा कि हम उस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर कराना चाहते हैं। और ये बताने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? डेटा टाइप्स की। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप्स ही वो चीज हैं जो डिफाइन कर सकते हैं, ये चीज वेरिएबल को बता सकते हैं कि तुम इस तरह का डेटा ही स्टोर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने कहा int num इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो इससे मैंने यहां पे कंस्ट्रेंट लगा दिया, एक लिमिटेशन लगा दी कि अब ये जो num नाम का वेरिएबल है, ये जो num नाम का वेरिएबल है, ये सिर्फ और सिर्फ int टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। एक लिमिटेशन लग गया। अब अगर ये किसी डेसिमल वैल्यू को जैसे 3.14 इसको स्टोर करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने int नाम का लिमिटेशन लगा दिया, डेटा टाइप लगा दिया कि जो कह रहा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम होल नंबर्स को ही यहां पर स्टोर करवा सकते हो। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कहता है डेटा टाइप्स। इसके बाद इस चीज को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जो एनालॉजी यानी कि एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो मैंने यहां पर लिया है वो है कंटेनर्स इन किचन। आप सबके घर में किचन होगा, ठीक है। किचन के अंदर कुछ कंटेनर्स हमारे पास रखे हुए होते हैं, ठीक है। हर तरह के कंटेनर्स में अलग अलग तरह की चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी लिक्विड सब्सटेंस को रखने के लिए जो कंटेनर्स हैं वो अलग होते हैं, किसी सॉलिड चीज को रखने के लिए जो कंटेनर्स है वो अलग होते हैं। कुछ घरों में अलग अलग डिजाइन के कंटेनर्स होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सिर्फ खाली बहुत बड़ा सा डिब्बा हो, कुछ इस तरह का। कुछ हमारे पास डिब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से डेटा टाइप्स हैं यहाँ पर, ठीक है। जिस तरह से अलग तरह के कंटेनर में किचन के अंदर अंदर जो अलग अलग तरह के कंटेनर्स मौजूद होते हैं, जिस तरह से हम उनमें अलग अलग तरह की चीजें रख सकते हैं और एक लिमिटेशन होता है हमारे पास कि भैया ये कंटेनर ऐसा है तो हम इसमें कुछ ऐसी ही चीज रख पाएंगे।
समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल उसी तरह से डेटा टाइप्स हैं कि जब हम किसी वेरिएबल के आगे डेटा टाइप को लगा देते हैं तो अब वो वेरिएबल मजबूर है कि उसे उसी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा, वो और किसी तरह की डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता। आई होप कि यहां पे बात क्लियर हो गई होगी कि डेटा टाइप्स क्या करते हैं जावा के अंदर और इनका क्या काम है और ये क्या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम पर्पस की बात करते हैं तो डेटा टाइप्स का पर्पस सिंपल है कि दे इंश्योर मेमोरी इज एलोकेटेड एफिशिएंटली। ठीक है, क्योंकि जब भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे तो उसके लिए एक मेमोरी ब्लॉक डिफाइन होता है। ठीक है, एक मेमोरी ब्लॉक डिफाइन होता है। तो डेटा टाइप्स ये ध्यान रखते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो मेमोरी मैं दे रहा हूं किसी वेरिएबल को वो एफिशिएंटली एलोकेट हो, यानी ऐसा ना हो कि मेमोरी वेस्ट होने लगे। हमारे पास मेमोरी है, अगर हम डेटा टाइप सही तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं तो वहां पर मेमोरी वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंटली काम हो, मेमोरी वेस्ट ना हो, और दूसरी चीज ऑपरेशंस जो है वो भी सही तरीके से उनके ऊपर परफॉर्म किए जा सकें। ठीक है भैया, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फटाफट से देखिएगा। मान लीजिए कि मैंने यहां पर कहा आई एन टी नम इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया। दूसरा मैंने कहा कि कैर कैरेक्टर, या फिर इस वेरिएबल को नाम देते हैं ग्रेड, कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहां पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या क्या कहना चाहता हूं। आई एन टी नम इज इक्वल टू 5। ठीक है, नम क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या मैंने इस वेरिएबल को किसी तरह का डेटा टाइप दिया? हाँ दिया। क्या दिया? आई एन टी। समझ में आ गई बात। आई एन टी लगाने से क्या होगा? आई एन टी लगाने से ये होगा कि अब इस नम नाम के वेरिएबल पे एक लिमिटेशन लग गई कि तुम बस होल टाइप के नंबर्स ही स्टोर करा सकते हो, इंटीजर लिटरल्स ही स्टोर करा सकते हो अपने अंदर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। डेसिमल पॉइंट या अल्फाबेट्स कुछ भी नहीं करा सकते। ठीक, दूसरे वेरिएबल की तरफ ध्यान देगा, कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ग्रेड नाम का जो वेरिएबल है इसके ऊपर क्या मैंने किसी तरह कोई लिमिटेशन लगाई? हाँ लगाई, मैंने कहा कैर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कैर का मतलब ये हुआ कि अब इस ग्रेड नाम के वेरिएबल पे ये लिमिटेशन लग गई कि तुम किसी तरह के कैरेक्टर को ही, यूनिकोड कैरेक्टर को ही अपने अंदर स्टोर करा सकते हो। तो भैया इन्होंने ए स्टोर करा लिया। अब आगे अगर मैं चाहूं कि मैं नम और ग्रेड को ऐड करा दूं, या फिर नम में से ग्रेड को माइनस करवाना चाहूं, तो क्या ये चीजें पॉसिबल होंगी? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि नम वेरिएबल का डेटा टाइप है आईएनटी यानी इंटीजर, ग्रेड वेरिएबल का डेटा टाइप है कैर यानी कि कैरेक्टर। कोई चांसेस नहीं है कि इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन करवाया जा सके। बात समझ में आ रही है? तो डेटा टाइप्स यही इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि जो ऑपरेशंस कराए जाएंगे वेरिएबल्स के ऊपर वो करेक्टली हों, सही तरीके से हों। ठीक है, यही अगर आईएनटी ग्रेड जो है वो आईएनटी टाइप का होता और यहां पर वो कोई नंबर होता तो आराम से हम नम को और ग्रेड को ऐड करा सकते थे या सब्ट्रैक्ट करा सकते थे या कोई भी ऑपरेशन आराम से करा सकते थे। अब आप खुद सोच के देखिए, नम और ग्रेड को ऐड कराना बेवकूफी का काम है क्योंकि इससे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सीधी सी बात है। अब आप खुद बताइए कि क्या यहां पर डेटा टाइप्स अलग होने की वजह से हम एक बेवकूफी करने से बच गए? कोई फालतू का काम नहीं हुआ कि जहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। बात समझ में आ रही है? तो क्या यहां पर डेटा टाइप्स ने यह ध्यान रखा कि ऑपरेशन सही तरीके से हो? हाँ, क्योंकि ये एक फालतू ऑपरेशन होता अगर मैं नम को और ग्रेड को ऐड कराने की कोशिश करता। आई होप कि यहां पे बात क्लियर हो गई होगी कि ये यहां पे कहना क्या चाह रहा है। दूसरी बात, एलोकेटेड एफिशिएंटली की अगर मैं बात करता हूं कि मेमोरी एफिशिएंटली एलोकेट करी गई, तो इस बात को समझने के लिए अभी थोड़ी देर इंतजार करिए। जब मैं डेटा टाइप्स के साइज के बारे में बात करूंगा तो चीज वहां पे ही क्लियर हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा आई एन टी एज इज इक्वल टू 25।
ठीक है। एज नाम का वेरिएबल है, जहां पर मैंने उसके ऊपर एक डेटा टाइप की लिमिटेशन लगा दी, कंस्ट्रेंट लगा दिया। मैंने ये कह दिया कि भैया जो एज नाम का वेरिएबल है वो सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर 25 स्टोर किया, ना कि कोई डेसिमल नंबर 25 पॉइंट जैसा कुछ। लेकिन अगला वेरिएबल अगर हम देखते हैं जो कि है जीडीपी, जो कि इंडिया की जीडीपी है, तो फ्लोट जीडीपी इज इक्वल टू 3.91। यहां पे मैंने एक डेसिमल नंबर लिया, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक डेसिमल नंबर लिया, तो एक डेसिमल नंबर को मैं आईएनटी डेटा टाइप में स्टोर नहीं करा सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक और डेटा टाइप अवेलेबल है जिसका नाम है फ्लोट। ठीक है। तो अगर मैंने जीडीपी के ऊपर कह दिया कि फ्लोट पहले लगा दिया जीडीपी के, इसका मतलब ये हुआ कि जीडीपी के ऊपर ये लिमिटेशन लग गई कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यानी कि डेसिमल पॉइंट वैल्यूज को ही स्टोर करा सकता है। और भी कुछ लिमिटेशंस है, वो अभी जब हम सारे डेटा टाइप्स के बारे में समझ जाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या लिमिटेशन जीडीपी के ऊपर लगी, या ये कहा जाए कि किस तरह का डेटा फ्लोट स्टोर करा सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जबकि हमने डेटा टाइप्स के बारे में समझ लिया है, तो अब हमें यह जानना है कि डेटा टाइप्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं, या आसान शब्दों में कहा जाए तो डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं, यानी कितने तरह के डेटा टाइप्स जावा के अंदर पाए जाते हैं। तो जावा के अंदर मेनली दो तरह के डेटा टाइप्स पाए जाते हैं, एक का नाम है प्रिमिटिव और दूसरे का नाम है रेफरेंस। रेफरेंस को नॉन प्रिमिटिव भी कहा जाता है, रेफरेंस को नॉन प्रिमिटिव भी कहा जाता है। प्रिमिटिव को फंडामेंटल भी कहा जाता है, ठीक है, फंडामेंटल। और प्रिमिटिव को इंट्रिंसिक भी कहा जाता है, इंट्रिंसिक। और रेफरेंस को एक्सट्रिंसिक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में है। तो अगर ऊपर ऊपर से बात करी जाए तो डेटा टाइप्स की दो ही कैटेगरीज हैं जावा के अंदर, एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है रेफरेंस डेटा टाइप। अब एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन कहती है कि दीज आर बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है। ये कैसे डेटा टाइप्स हैं? बेसिक हैं, यानी एकदम बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, कि इनके बिना काम होने नहीं वाला है। दूसरी बात, ये सबसे छोटे डेटा टाइप्स हैं, यानी अब इससे सिंपलर डेटा टाइप हमको नहीं मिल सकता। तो बेसिक डेटा टाइप्स हैं जो कि हमें किसने दिया है? प्रोवाइडेड बाय लैंग्वेज, यानी जावा जिसने बनाई उसी ने पहले से इस तरह के डेटा टाइप्स उसमें भेज दिए। समझ में आ रही है बात? कि इतने बेसिक डेटा टाइप्स ले लो, बाकी तुम अपने हिसाब से काम करते रहना, एंड आर नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर डेटा टाइप्स। और ये जो डेटा टाइप्स होते हैं यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो कि बेसिक हैं, वो किसी दूसरे डेटा टाइप्स पे डिपेंडेंट नहीं है, या ये कहा जाए कि किसी दूसरे डेटा टाइप्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। अभी हम आगे चल के रेफरेंस डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे, तो वहां पे ये पढ़ेंगे कि जो रेफरेंस डेटा टाइप्स है वो इसी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऊपर बनाए गए हैं, यानी इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की मदद से बनाए गए, हेल्प से बनाए गए। समझ में आ रही बात? लेकिन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उनकी कहानी है कि ये बेसिक है, ये किसी और चीज के ऊपर नहीं बनाए गए। दीज आर फंडामेंटल, ठीक है, ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल डेटा टाइप्स। फंडामेंटल क्या चीज होती है? कि मतलब किसी भी चीज की बेसिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रूम बनाना हुआ तो उसकी फंडामेंटल क्या है? कि एक ब्रिक जो है यानी एक ईंट जो होती है वो फंडामेंटल है, सीमेंट फंडामेंटल है, सैंड फंडामेंटल है, ये सारी चीजें फंडामेंटल्स में आएंगी। लेकिन जब एक दीवार बन के खड़ी हो जाएगी तो वो फंडामेंटल चीज नहीं है, वो डिराइव्ड चीज है, वो फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हुई चीज है। तो प्रिमिटिव फंडामेंटल चीज है, बेसिक, लेकिन जो रेफरेंस आगे हम पढ़ेंगे वो इसका इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हुई चीज है, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैसे डेटा टाइप्स होते हैं? बेसिक डेटा टाइप्स। किसने दिया? लैंग्वेज में पहले से मौजूद है, ठीक है। और दूसरी बात क्या? किसी और डेटा टाइप्स के ऊपर नहीं बनाए गए। यहां तक समझ में आ रही बात? दूसरा नाम क्या है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का? अक्सर लोग इसे फंडामेंटल डेटा टाइप्स भी कहते हैं, या फिर एक और नाम है इसका इंट्रिंसिक डेटा टाइप्स, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब कि जो चीज आपके पास पहले से अंदर से हो,
इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। ये चीज आपके पास इनबिल्ट आती है, पहले से आती है, ये आपकी बॉडी का हिस्सा है, आपका पार्ट है, वो चीज इंट्रिंसिक होती है। तो उसी तरह से जावा लैंग्वेज का इंट्रिंसिक जो डेटा टाइप्स हैं, वो बेसिक डेटा टाइप्स, उन्हें हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। ठीक है, कि ये चीज पहले से आती है जावा के साथ, ये हमें बनानी नहीं पड़ती है। लेकिन आगे चल के रेफरेंस देखेंगे तो वो इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक है, जिसके लिए वो क्वालिटीज जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। तो रेफरेंस बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रिमिटिव्स पहले से मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव टाइप्स की, यानी प्रिमिटिव टाइप्स की डेफिनेशन हमने देख ली, डेफिनेशन जो थी उसकी वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जावा के अंदर कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो जावा के अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो 8 होते हैं, टोटल 8 प्रिमिटिव्स जावा के अंदर पहले से आते हैं। अगर हम प्रिमिटिव्स की कैटेगरीज बनाए तो सबसे पहली कैटेगरी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की, फंडामेंटल डेटा टाइप्स की जो होती है वो होती है न्यूमेरिक। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक का मतलब हमको समझ में आता है दैट डील्स विद नंबर्स, कि जहां पर नंबर्स का कुछ लेना देना है। और नॉन न्यूमेरिक का मतलब क्या, कि नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पर नंबर से मतलब है। न्यूमेरिक में भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो 3 कैटेगरीज और मिलती हैं, इंटीजर टाइप्स, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स एंड कैरेक्टर टाइप्स। इंटीजर में जो हमें मेन बेसिक डेटा टाइप्स मिलते हैं जावा के अंदर, उसमें से सबसे पहला डेटा टाइप है बाइट, BYTE बाइट। सेकेंड है शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, INT एंड लॉन्ग। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 2 और डेटा टाइप्स हैं जो जावा हमें देता है डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला देता है फ्लोट, दूसरा देता है डबल। फ्लोट और डबल की कहानी यह है कि दोनों ही डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं, लेकिन जब हमें प्रिसिजन ज्यादा चाहिए होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं किसका, डबल का। लेकिन जब प्रिसिजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तब हम फ्लोट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी जो कैटेगरी है कैरेक्टर, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक डेटा टाइप मिलता है जावा की तरफ से, जो कि है कैर, CHAR। इस तरह के नाम कैर, फ्लोट, डबल, INT, ये सब आपने अभी तक के लेक्चर्स में मुझे यूज करते हुए कई बार देखा होगा। लेकिन आज हम समझ पा रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, डेटा टाइप्स हैं। ये बताते हैं कि किस तरह का डेटा एक वेरिएबल अपने अंदर होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है। नॉन न्यूमेरिक में जब हम आते हैं तो हमारे पास एक डेटा टाइप आता है बुलियन। ठीक है, और बुलियन के लिए जो डेटा टाइप इन्होंने दिया है जावा ने, वो दिया है बुलियन। और जिस तरह से मैंने यहां पर इन डेटा टाइप्स को लिखा है, यानी कि ऑल लोअर केस, बिल्कुल इसी तरह से इन्हें जावा के सिंटैक्स में, यानी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बिना किसी चेंजेस के। समझ में आ रही है बात? जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर बूलियन है, तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बूलियन को बूल से यूज किया जाता है। समझ में आ रही बात? लेकिन जावा के अंदर प्रॉपर पूरी तरह से लोअर केसेस के अंदर हम बूलियन लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां पे हमने सारे प्रिमिटिव टाइप्स को एक बार देख लिया। टोटल 8 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा के अंदर होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, लेकिन किसी और पर्सपेक्टिव से। अब हमें जानना यह है कि जो हमने 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे, यानी कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, ठीक है, ये जो हमने देखे, इनके लिए हमें यह समझना है यहां पर कि इनका साइज क्या होता है। साइज यहां पर इनकी मेमोरी साइज के बारे में बताता है, यानी ये मेमोरी में कितनी जगह लेंगे, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। रेंज, रेंज हमें यहां पे ये बताता है कि ये किस रेंज की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करा सकते हैं, यानी लोअर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट क्या होगी, कहां से कहां तक के नंबर्स ये इस तरह का डेटा टाइप स्टोर करा सकता है। थर्ड चीज जो हमें समझनी है वो है डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि कभी कभी जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमें, या फिर आगे चल के जब हम लोग थोड़ा सा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वाले प्रोग्राम करेंगे तो वहां पे हमें कंस्ट्रक्टर्स बनाने होते हैं, और कंस्ट्रक्टर्स के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं हमें उन्हें उनकी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो डिफॉल्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि अगर मैंने इस तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल, यानी मान लीजिए मैंने बाइट
का इस्तेमाल करते हुए कोई वेरिएबल बनाया, लेकिन उसको सिर्फ डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जावा पहले से उसे एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है, और वो डिफॉल्ट वैल्यू होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो अब एक एक करके इसको फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप की, तो बाइट की बात करते हैं। बाइट की जब हम बात करते हैं तो बाइट की जो साइज होती है वो होती है 1 बाइट। ठीक है, ये 1 बाइट की स्पेस लेता है। थोड़ा सा यहां पे चीजें आसान करने के लिए, अब यहां पर टॉप साइड पर आप देखिए, टेबल के ऊपर हेडिंग के बगल में मैं क्या लिख रहा हूं, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। बात समझ में आ रही है? और यहां पर एक बात और बताते हुए चले कि जो बिट होता है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, बाइनरी डिजिट का। अब बाइनरी डिजिट्स क्या होती है हमारी, या तो 0 या तो 1। समझ में आ रही है बात? तो एक बाइट मेमोरी की यूनिट होती है। सबसे पहले समझते हैं, ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक्स क्लास फिफ्थ फोर्थ में होती हैं, अब पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बट फिर भी बताते हुए चलते हैं कि मेमोरी की कुछ यूनिट्स होती हैं। अब मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट। क्या होती है, बिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट। इससे छोटा कुछ नहीं होता। ठीक है, और बिट क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो मिनिमम वो एक बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल करेगा, यानी या तो 0 का या तो 1 का इस्तेमाल करेगा, सिग्नल ऑन या फिर सिग्नल ऑफ का इस्तेमाल करेगा चीजें समझने के लिए। तो सबसे मिनिमम स्पेस जो है वो 1 बिट की होती है। और जब हम बात करते हैं बाइट की, तो एक बाइट के अंदर, 1 बाइट के अंदर देयर आर टोटल 8 बिट्स। कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट होती हैं, यानी 8 बाइनरी डिजिट हम लिख सकते हैं। अब 8 बाइनरी डिजिट से हम कितनी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो बात की बात है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक, तो बाइट की जब हम बात करते हैं तो बाइट एक ऐसा डेटा टाइप है जो मेमोरी में 1 बाइट की स्पेस लेता है। 1 बाइट की स्पेस लेने का मतलब ये 8 बिट्स की जगह लेता है। समझ में आ रही है बात, 8 बिट्स बिट्स की जगह लेता है। जब हम बात करते हैं शॉर्ट की, तो शॉर्ट 2 बाइट्स की जगह लेता है। 2 बाइट्स की स्पेस लेने का मतलब ये ऑलमोस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 16 बिट, एग्जैक्टली 16 बिट्स का इस्तेमाल करता है चीजें स्टोर कराने के लिए, 16 बिट्स की स्पेस। जब हम बात करते हैं आईएनटी की, तो ये यूज करता है 4 बाइट की जगह। 4 बाइट की जगह का मतलब, 4 बाइट्स की जगह का मतलब क्या हुआ, 4 8 32। तो ये टोटल बिट्स में अगर हम बात करें तो 32 बिट्स का यूज करता है। लॉन्ग की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग 8 बाइट्स, अगर हम बिट में बात करें तो 8 8 64, 64 बिट्स का यूज करता है ये। ठीक है, फ्लोट की हम बात करते हैं तो फ्लोट यूज करता है 4 बाइट्स की जगह, यानी कि 32 बिट्स। डबल की अगर हम बात करते हैं तो डबल यूज करता है 8 बाइट्स की जगह, यानी कि 8 8 64, 64 बिट्स का इस्तेमाल। और कैर की अगर हम बात करते हैं तो कैर इस्तेमाल करता है 2 बाइट्स की जगह का, 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस का, यानी कि ये हो गया 16 बिट्स, बिकॉज 2 8 16। बुलियन की जब हम बात करते हैं तो बुलियन यूज करता है सिर्फ और सिर्फ 1 बिट। बुलियन एक ऐसा वेरिएबल है, बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जो सबसे कम जगह का इस्तेमाल करता है, सबसे कम मेमोरी स्पेस को यूज करता है, और वो है 1 बिट की, सिर्फ एक बाइनरी डिजिट का यूज। क्यों, क्योंकि बुलियन के अंदर दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, ट्रू और फॉल्स। और ट्रू को हम 1 से दिखा सकते हैं और फॉल्स को हम 0 से दिखा सकते हैं, बस हमारे लिए इतना काफी है। समझ में आ रही बात? तो सबसे कम मेमोरी स्पेस ऑक्युपाई करने वाला डेटा टाइप कौन है, बुलियन। समझ में आ रही बात? और लॉन्गेस्ट में, सॉरी, हाईएस्ट मेमोरी स्पेस यूज करने वाले कौन है, दो हैं, एक है लॉन्ग और दूसरा है डबल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये हमने साइज के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे रेंज के बारे में। ठीक है, रेंज का मतलब ये है कि ये डेटा टाइप अगर बाइट है, अगर मैं कह रहा हूं इसकी रेंज -128 से लेकर के 127 तक होती है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कभी -128 से 127 के बीच के नंबर्स को स्टोर कराना हुआ तो मैं बाइट का इस्तेमाल कर सकता हूं। समझ में आ रही है बात?
ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि शॉर्ट की रेंज -32,768 से लेकर के 32,767 तक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कभी इस रेंज में नंबर्स स्टोर कराने हुए तो मैं शॉर्ट का यूज कर सकता हूं। अगर मैं कह रहा हूं आईएनटी की रेंज है -2147483648 से लेकर के 2147483647 तक, तो कभी मुझे इस रेंज में नंबर स्टोर कराने हुए तो मैं आईएनटी का यूज कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? अब मजे की बात क्या है? मजे की बात यहां पर यह है कि ये नंबर्स आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस हम पढ़ रहे हैं, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये कंप्यूटर साइंस के अंदर हर जगह पर लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक का मतलब फॉर्मूलाज है, हम आराम से चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, रटने वाली चीज नहीं है यहां पर। तो अब मैं बताता हूं फटाफट से कि ये रेंज -128 से 127 आई कैसे। ठीक है, हम जानते हैं कि हम किसी भी चीज को कंप्यूटर को समझाने के लिए यूज करेंगे बाइनरी लैंग्वेज का, और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ दो डिजिट्स होती हैं, 0 एंड 1। तो टोटल यूनिक डिजिट्स हमारे पास कितनी हुई? 2। ठीक है। अब बाइट एक ऐसा डेटा टाइप है जो 1 बाइट की स्पेस का यूज करता है। अगर मैं बिट में बात करूं तो 8 बिट की जगह का इस्तेमाल करता है, टोटल 8 बिट्स का। ठीक है, तो मैंने कहा 2 की पावर 8 कैलकुलेट करो, जो कि आता है 128। बात समझ में आ गई? और ये बस यहां से लेकर के वहां तक की चीज हो जाएगी। ठीक है, तो -128 से लेकर के 127। अब इस चीज को हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। स्क्रीन पे, यहां पर हमारे सामने स्क्रीन पे कैलकुलेटर खुल के आ चुका है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अब इस कैलकुलेटर के अंदर जैसा कि मैंने कहा 2 की पावर 8 128 होता है, तो मैंने लिखा 2 टू द पावर, पावर के लिए यहां पर हमारे पास ये रहा, सॉरी कैंसिल किया, डिलीट किया सब कुछ, 2 टू द पावर 8। और जैसे ही मैंने लिखा 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू, तो ये आता है 256। ठीक है, क्या आता है हमारे पास? 256 आता है। ठीक है, अच्छा, समझ में आ गई बात। तो 256 से मुझे यह पता चला कि मैं 256 यूनिक कैरेक्टर्स को, यूनिक नंबर्स को बाइट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, सिर्फ कितने नंबर्स को? 256 नंबर्स को। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसके बाद इस नंबर को हम करते हैं डिवाइडेड बाय 2। क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो 256 को जब हम डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो कैलकुलेटर के ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। इज इक्वल टू, हमारे पास सी 256 डिवाइडेड बाय, जब हमने 2 किया और इज इक्वल टू करने पर हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या आता है? 128 आता है। समझ में आ रही बात? तो इससे मुझे लोअर लिमिट मिल जाती है कि -128, ये हमारी लोअर लिमिट हो गई। समझ में आ गई बात? ये हमारी लोअर लिमिट हो गई -128, और यहां पर बस 128 -1 एक घटा करके यहां तक लाना है हमें पॉजिटिव में 127। आई होप यहां पे बात समझ में आ गई होगी कि रेंज कैलकुलेट कैसे करनी है। अब फटाफट से शॉर्ट के लिए भी देख लेते हैं, क्या इसके लिए भी इसी तरह से इसकी वैल्यू आ सकती है? तो 2 बाइट्स का मतलब हुआ मेरे पास है टोटल 16 बिट्स। ठीक है, 16 बिट्स। अब फटाफट से कैलकुलेटर खोल लेते हैं। कैलकुलेटर हमारे सामने खुल के आ गया है, और कैलकुलेटर के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 2 टू द पावर 16, क्योंकि 16 बिट्स का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि आया 65,536, विच मीन्स कि हम 65,536 यूनिक कैरेक्टर्स को शॉर्ट की मदद से दिखा सकते हैं, यूनिक नंबर्स को। इसको करो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ताकि हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट पता चले। डिवाइडेड बाय 2 करने पर आया 32768, और यहां पर भी आप देख लीजिए क्या है, -32768, और उसमें -1 कर दो तो यहाँ पे 32767 पॉजिटिव नंबर की भी लिमिट पता चल जाती है। आई होप कि यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आप इन सारी रेंजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, मैं उसे सही कर देता हूं पहले।
अब इसी तरह से अगर हम आईएनटी की बात करते हैं तो साइज है उसकी 4 बाइट्स की, तो 4 बाइट्स के हिसाब से रेंज हमारी ये आ जाएगी। उसके बाद अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो उसकी साइज 8 बाइट्स की है, तो उस हिसाब से रेंज कैसे आएगी? 8 बाइट का मतलब हुआ बिट्स में मेरे पास कितना हो गया? 64 बिट्स। तो बस देखो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। क्या किया? 2 की पावर 64 - 1। ठीक है, तो 64 - 1 करेंगे तो 63 आएगा। तो टू की पावर 63 कैलकुलेट होगा, और 63 कैलकुलेट होते ही मुझे लोअर लिमिट मिल जाएगी। उसके बाद 2 की पावर 64 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने मिस्टेक को थोड़ा सा यहाँ पर सही किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोबारा से। 8 बाइट्स का मतलब हुआ मेरे पास 64 बिट्स हो गए। ठीक है, 64 बिट्स हो गए, तो मैंने किया 2 की पावर 64 - 1 यानी कि 2 की पावर 63। समझ में आई बात? जिससे मुझे यहाँ पे लोअर लिमिट मिल जाएगी। उसके बाद अपर लिमिट के लिए वही 2 की पावर 64 - 1 यानी कि 2 की पावर 63, बस उसमें से मैं एक 1 माइनस कर दूंगा, तो मुझे अपर लिमिट यानी पॉजिटिव वाली लिमिट मिल जाएगी। इस तरह से हम लॉन्ग की भी रेंज को ढूंढ सकते हैं। समझ में आ रही है बात? फ्लोट की अगर अगर यहाँ पे क्लियर ना हुई वो चीज तो मैं दिखा देता हूं। अब यहाँ पे शायद कंफ्यूजन हो रही थी 64 - 1 क्यों किया। अभी तक मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे साइड में देखिए, 2 की पावर 64 कैलकुलेट करता, फिर उसे डिवाइडेड बाय 2 करता। तो थोड़ा बहुत अगर एक्सपोनेंट पढ़ रखा है तो ये क्या 2 की पावर 64 - 1 नहीं हुआ, क्योंकि नीचे 2 की पावर 1 है। ठीक है, तो बस यही चीज मैंने यहाँ पे करी है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इसके बाद अगर हम देखते हैं फ्लोट के बारे में, तो फ्लोट 4 बाइट्स की जगह लेता है, लेकिन रेंज की बात करें तो यहाँ पे हम रेंज की बात नहीं करेंगे। फ्लोट और डबल के पर्सपेक्टिव से हम उसकी डेसिमल प्लेसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो तो अगर हम यहाँ पे फ्लोट की रेंज की बात करें तो डेसिमल प्लेसेस की, तो यहाँ पर ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक अलाउ करता है डिजिट्स को, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद आप 6 नंबर्स यूज कर सकते हैं, अलाउड है। वहां तक वो झेल लेगा, वहां तक वो प्रिसीजन संभाल लेगा। लेकिन उसके आगे के नंबर्स देंगे तो फिर दिक्कत होगी। उससे ज्यादा अगर आप प्रिसीजन चाहते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा डेसिमल प्लेसेस होती हैं यानी डेसिमल पॉइंट के बाद की डिजिट्स, उतना ज्यादा प्रिसीजन होता है हमारी कैलकुलेशन में। तो ज्यादा प्रिसीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डबल डेटा टाइप का, कि जिसके अंदर 15 डेसिमल प्लेसेस तक हमें अलाउ किया गया है। मतलब हम पॉइंट के बाद 15 डेसिमल प्लेसेस तक डिजिट्स यूज कर सकते हैं, जो कि प्रिसीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। उसके बाद हमारा कैर डेटा टाइप है, जो कि 2 बाइट की जगह लेता है, विच मींस बिट में 16 बिट की जगह लेता है। और कैर एक ऐसा डेटा टाइप है जो किसी भी तरह के यूनिकोड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाता है। अगर 16 बिट्स की जगह ये ले रहा है तो ऑलमोस्ट ये 65,536 कितना? 65,536 यूनिक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आ रही है बात? और ये क्या करता है? बस एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बुलियन की अगर हम बात करते हैं तो बुलियन की साइज होती है 1 बिट, और इसके पास सिर्फ दो ही रेंज है। अगर इसकी वैल्यू की रेंज की बात करें तो कोई रेंज नहीं है, बस दो ही वैल्यूज ये दिखा सकता है, इधर ट्रू और फॉल्स। ये एज इट इज हम प्रोग्राम में यूज करेंगे। ट्रू का मतलब क्या है? ट्रू रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर 1 को, और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर 0 को। आई होप कि यहाँ पे रेंज की बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं डिफॉल्ट वैल्यू की तरफ। अगर हम बात करें बाइट की, तो बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। बात करें शॉर्ट की, तो शॉर्ट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। बात करें इंट की, तो इंट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। लॉन्ग की बात करी जाए तो लॉन्ग की डिफॉल्ट वैल्यू थोड़ी सी अजीब है। हम 0 लिखते हैं और उसके बाद एल लिखते हैं। कैपिटल एल लिखिए या फिर स्मॉल एल लिखिए, दोनों चलेगा, दोनों चीजें अलाउड हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करते हो तो आपको जितना भी नंबर लिखना है आप लिख लो, लेकिन लास्ट में एल जरूर से लगाना है। ठीक है, फ्लोट की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोट में हम डेसिमल वैल्यू 0.0 होती है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू, और डिफॉल्ट वैल्यू के बाद मुझे एफ लगाना ही पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एफ लगाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे स्मॉल एफ लगाओ या कैपिटल एफ लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पर। डबल की अगर हम बात करते हैं तो जो डेसिमल वैल्यू 0.0, उसके बाद डी। अब डी स्मॉल लगाओ या कैपिटल, उससे फर्क नहीं पड़ता, और ये हो गया 0.0 डी, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है डबल की।
कैर की डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें तो ये होता है \u 0000 4 बार 0। ठीक है, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इसको हम सारी डिफॉल्ट वैल्यू कोशिश करेंगे प्रिंट करने की, अगर हमको जावा अलाउ करता है तो। ठीक है, बुलियन की अगर हम बात करते हैं तो बुलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, फॉल्स। अब यहां पे आप ये समझिए कि डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम लिखते वक्त अगर आपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करी तो जावा इम्प्लिसिटली यानी खुद ब खुद एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है। और ये वो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। तो किस तरह के डेटा टाइप को किस तरह की डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है, ये हमारे जबान पर रटा होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है बात? अब हम फटाफट से, जबकि हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है, सारे 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, उनकी साइज के बारे में, उनकी रेंज के बारे में, उनकी डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में जान लिया है। अब हम फौरन से क्या समझने वाले हैं, हम एक छोटे से एग्जाम्पल्स और प्रोग्राम्स, यानी अब हम बढ़ने वाले हैं कोड की तरफ। अब हम फटाफट से ब्लूजे पर आते हैं और चीजें कोड करके देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने यहाँ पर ब्लूजे की विंडो ओपन कर ली है। आप लोग भी ब्लूजे की विंडो ओपन कर लीजिए। अगर लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो मैंने जैसा कि बताया था, मोबाइल के अंदर जे स्टूडियो नाम का ऐप आता है, उसकी वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है, तो वो आप देखिए और फटाफट से जे स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक नई क्लास बनाएंगे। ठीक है, अब फिलहाल हम क्योंकि प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्लास का नाम भी हम दे देते हैं प्रिमिटिव टाइप्स। ठीक है, क्लास का नाम हमने दे दिया, ओके दबाया, हमारे सामने क्लास बन के आ जाती है। इसको हम ओपन करेंगे, एडिटर ओपन करेंगे, पुराने कोड को हटा देंगे सेलेक्ट करके। अब फटाफट से हम वो बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं कि जिसके बिना हमारा कोड रन नहीं करेगा। यानी क्या, पब्लिक क्लास, फिर क्लास का नाम जो कि अभी हमने बाहर दिया, प्रिमिटिव टाइप्स, उसके बाद करली ब्रेसेस, ओपन एंड क्लोज। थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि काफी क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस एंड ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ये हमारा बॉयलर प्लेट था, यानी इतना कोड तो हमें लिखनी है। अब हम फटाफट से सारे डेटा टाइप्स को लिखते हैं, उसको प्रिंट करा के भी देखते हैं, सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बाइट से। हमने बाइट के बारे में देखा, तो बाइट हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर कोई वेरिएबल असाइन कर लेते हैं, कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है ये यहाँ पर। ठीक है, तो बाइट लेट्स से var1। ठीक है, कोई वेरिएबल हमने var1 ले लिया, या एक मिनट कुछ और लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक थॉटफुल नेम लेते हैं, थोड़ा समझ में आना चाहिए, स्मॉल नंबर, क्योंकि ज्यादा बड़ा नंबर बाइट स्टोर नहीं करा पाता है। तो हम 120 स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि अभी हमने रेंज देखी उसकी -128 से 127 तक ही होती है। ठीक है, इसके बाद फटाफट से इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं, system.out.println, और उसके अंदर हमने कहा प्रिंट करो स्मॉल नंबर को। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस, इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूं ताकि प्रॉपर तरीके से समझ में आए, फॉर्मेटिंग अच्छी हो, चीजें समझ में आनी चाहिए, प्लस स्मॉल। ठीक है, अभी फिलहाल इस फॉर्मेटिंग के पीछे आप दिमाग मत लगाइए। ठीक है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। इसके बाद दूसरा जो डेटा टाइप था हमारे पास, वो क्या था, शॉर्ट। ठीक है, तो शॉर्ट के लिए नाम दे देते हैं वेरिएबल का शॉर्ट नंबर। ठीक है, कैसा नंबर, शॉर्ट नंबर। शॉर्ट के अगर हम उसकी बात करें, साइज की बात करें, तो शॉर्ट का जो साइज था वो हमारे पास था 2 बाइट्स का। क्या था, 2 बाइट्स का। तो शॉर्ट का जो साइज था हमारे पास वो था 2 बाइट्स का। तो 2 बाइट्स के हिसाब से हम काफी ज्यादा नंबर्स यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास। तो ठीक है, करके देखते हैं, चलो 30,000 कर लेते हैं। उसके बाद सेम ऊपर वाले system.out.println को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना। उसके बाद जहां पर स्मॉल लिखा है उसे मैं कर दूंगा शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट नंबर। ठीक है, तो यहां से ये चीज प्रिंट हो जाएगी। अगला था बाइट शॉर्ट, देन आता है इंट। ठीक है, इंट यानी इसको नाम देते हैं इंटीजर। इंट इंटीजर, एक इंटीजर नंबर है।
तो इसके साथ हम खेलेंगे क्या कि हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 4 बाइट की जगह होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी ऑलमोस्ट 32 बिट्स, काफ़ी लंबा हम लिख सकते थे यहाँ पर। तो वो चीज़ हम करके देखते हैं। अच्छा, जो वैल्यू थी वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाली वही उठा के लाते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू मैं पॉजिटिव में दे सकता था वो मैंने यहाँ पे उठा के रख दी, ताकि एक साथ 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 ये भी फैक्ट क्लियर होता चले कि वो रेंज सही भी थी या नहीं। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको फिर से प्रिंट कराया और शॉर्ट नंबर को हटाया, मैंने कहा इंटीजर। ठीक है। शॉर्ट नंबर को हटाया, मैंने कहा इंटीजर। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कहा जाए हमारे पास डेटा टाइप था वो क्या था, बाइट शॉर्ट, देन इंट, देन लॉन्ग। ठीक है। तो लॉन्ग के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग नंबर, लॉन्ग अक्सर हम मोबाइल फोन नंबर्स वगैरह को स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। मोबाइल इज इक्वल टू, मैंने कहा कुछ भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 1, जो कि 10 डिजिट का हो गया हमारे पास। ठीक है। हाँ, इंटीजर में भी ये चीज़ पॉसिबल है, बट फिर भी हम लॉन्ग का यूज़ करते हैं ज़्यादातर इन कामों के लिए। इंटीजर में ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं, ये बताइए। नहीं है, क्योंकि इंटीजर में हम सिर्फ 2 1 4 तक ही जा सकते हैं, और इंडियन नंबर्स तो अक्सर 7 9 9 इस तरह के नंबर से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ तक पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे लॉन्ग का यूज़ करना ही पड़ता है। ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, उसके बाद यहाँ पर MOBILE, मोबाइल, MOBILE। ठीक है। इसके बाद बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा, फ्लोट। फ्लोट, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14, सेमीकोलन लगाया। उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी। ओके। हमने यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, मैंने 3.14 लिखा, लेकिन कह रहा है इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट, क्योंकि मैंने आगे 3.14 के एफ नहीं लगाया, तो ये समझ नहीं पाया कि ये फ्लोट वाला है कि नहीं। और बाय डिफॉल्ट वो किसी भी डेसिमल नंबर को डबल समझता है, डबल डेटा टाइप से जोड़ने की कोशिश करता है, और मैंने यहाँ फ्लोट दे दिया। तो इसलिए वो वहां पे मुझे वार्निंग टाइप की दे रहा था कि भैया कन्वर्जन में आपको लॉस हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिफाइन करेंगे, बनाएंगे, हमेशा उसके आगे एफ जरूर लगाएंगे। ठीक है। फिर यही चीज कॉपी पेस्ट। उसके बाद मैंने कहा पाई इज इक्वल टू पाई, फिर डबल। अब डबल में कुछ और नंबर ले लेते हैं, पाई ही ले लेते हैं, बट लेकिन नेम के साथ दिक्कत हो जाएगी, तो चलो मैंने कहा कुछ और ले लेते हैं। पाई की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, PIE कर देते हैं। लेकिन जो इसका लंबा वाला वर्जन होता है वो ले लेते हैं, 3.14159। ठीक है। और उसके आगे मैं लगा दूंगा डी। अच्छा, यहाँ पे डी आप लगाइए ना लगाइए कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर्स को जावा डबल से ही असाइन करता है। बट फिर भी अच्छी प्रैक्टिस है कि हम डी लगाकर चलें, ताकि हमारे लिए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। उसके बाद बस हमने ऊपर का कॉपी किया, पेस्ट किया, ताकि प्रिंट कर सकें, और स्पेलिंग चेंज करी थी वो हमने कर दी। ठीक है। हमने कितने कर लिए, 6 कर लिए, दो और बचते हैं। अगला है कैरेक्टर, यानी CHAR, कैर। कैर को मैंने कहा ग्रेड। ग्रेड में मुझे कैसे मिले, A ग्रेड। ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन। हमेशा कैरेक्टर लिटरल को सिंगल कोट्स के अंदर रखा जाता है, तो मैंने वो यहाँ पे रख दिया। उसके बाद प्रिंट करने की कोशिश, प्रिंट करने की कोशिश, ग्रेड। ठीक है। उसके बाद अगला जो डेटा टाइप था वो था बूलियन। और बूलियन में अक्सर हम कहते हैं कि कोई थॉटफुल है कि इज एडल्ट। ठीक है। ये एडल्ट है, यानी अबव 18 है। तो इज एडल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इज इक्वल टू, मैंने कहा फॉल्स, नहीं है। ठीक। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कोशिश प्रिंट कराने की, और मैंने कहा इज एडल्ट। ठीक है। इज एडल्ट हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब फटाफट से ऊपर से आते हैं। मैंने सबसे पहले बाइट डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बनाया। ठीक है। उसे प्रिंट कराया। शॉर्ट डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बनाया, उसे प्रिंट कराया। इंट डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बनाया, उसे प्रिंट कराया। लॉन्ग डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बनाया, उसे प्रिंट कराया। फ्लोट डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बनाया, उसे प्रिंट कराया। डबल डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बनाया, उसे प्रिंट कराया। कैर डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बनाया, उसे प्रिंट कराया। बुलियन डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल बनाया, उसे प्रिंट कराया।
अब वेरिएबल्स भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे काम करते हैं, डेटा टाइप्स के बारे में भी हमने आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो हर एक वेरिएबल के नाम के आगे उसकी जो वैल्यू है, जो जो हमने असाइन करी है, जैसा कि 120, 30,000, 21474834647, 123456789 3.14F, 3.14159D, कैपिटल ए, फॉल्स, ये सारी चीजें प्रिंट होके आनी चाहिए। कंपाइल करते हैं, किसी तरह की कोई एरर नहीं मिलती है, क्योंकि हमने सारी चीजें सिंटैक्स के हिसाब से करी हैं, कोई चीज गलत हमने नहीं करी। क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इसको राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके पे क्लिक किया, और हमारे सामने वो सारे नंबर्स प्रिंट होकर के आ गए, वो सारे डेटा टाइप्स की जो हमने वेरिएबल्स बनाए थे, जो वैल्यूज दी थी वो आई। अब यहां पर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे कि 3.14 के बाद एफ नहीं आ रहा है लिख करके, और 3.14159 के बाद डी नहीं आ रहा है। वो प्रोग्राम लिखते वक्त जरूरी है हमारे लिए, लेकिन प्रिंट जब होती हैं चीजें तो वो सारी चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? ठीक है। क्या 8 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल 8 के 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का एक प्रोग्राम हमने लिख लिया, और किस तरह से डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं रेफरेंस टाइप की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स के साथ। रेफरेंस डेटा टाइप की डेफिनेशन कहती है कि अ रेफरेंस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रेफरेंस डेटा टाइप का। अगर मैं किसी रेफरेंस डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो रेफरेंस डेटा टाइप हमेशा क्या स्टोर करने की कोशिश करेगा? ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने की कोशिश करेगा। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बहुत पहले से बात करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हम ये जानते हैं कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, उसी ब्लूप्रिंट से, उसी क्लास से बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब हर एक ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो मेमोरी के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट को स्टोर कराने के लिए भी जगह दी जाती है। जिस तरह से हमने एक वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल के अंदर 5, जैसे लेट से वेरिएबल ए था जिसके अंदर 5 स्टोर था, उसी तरह से मेमोरी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को भी स्टोर कराने के लिए एक मेमोरी ब्लॉक दिया जाता है, ठीक है। अब एक रेफरेंस डेटा टाइप क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कराने की कोशिश करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअल वैल्यूज वहां पे क्या रखी हुई, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब इस बात से कि जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए, जब एक ऑब्जेक्ट बनाया जाए, तो वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहां पर स्टोर हुआ है। और मेमोरी में कहां पर स्टोर होने का मतलब हमें किससे मतलब है, हमें किस चीज से मतलब है? हमारा इंटरेस्ट है मेमोरी एड्रेस के अंदर, ठीक है। एड्रेस ही तो हमें बताता है कि कोई चीज, कोई इंसान कहाँ रहता है। उसी तरह से मेमोरी एड्रेस मुझे बताएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ वो कहां पर हुआ। और जब मेरे पास उस ऑब्जेक्ट का मेमोरी एड्रेस होगा, तो किसी भी वक्त मैं उस मेमोरी एड्रेस पर जाकर के उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकता हूं, और उससे रिलेटेड जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स हैं उनका भी इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो रेफरेंस डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो मेमोरी एड्रेस, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने में काम आता है। समझ में आ रही बात? अनलाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कि जहां पर हम क्या कर रहे थे, जहां पर अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स थे, और वो हमें कभी इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने के लिए बता रहा था, तो कभी फ्लोटिंग पॉइंट, तो कभी कैरेक्टर, तो कभी बुलियन। लेकिन वहां पर क्या हो रही थी? वहां पर एक्चुअल वैल्यूज स्टोर हो रही थी, एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। लेकिन एक रेफरेंस डेटा टाइप क्या करता है? रेफरेंस डेटा टाइप मेमोरी एड्रेस क्या स्टोर कराएगा? मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस और एक्चुअल वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है एक्चुअल में। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात याद करिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में मैंने क्या कहा था कि वो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है, वो पहले से जावा में आते हैं। लेकिन रेफरेंस जो है, दीज आर डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड वो होते हैं जो कहीं से बनाए गए हों, किसी चीज का इस्तेमाल करके बनाए गए हों, दैट आर क्रिएटेड यूजिंग द प्रिमिटिव्स। बात समझ में आ रही है? रेफरेंस डेटा टाइप्स डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं, और इनको बनाया गया है प्रिमिटिव्स का ही इस्तेमाल करके। याद करिए, जो पूरा हम एक क्लास बनाते हैं, कभी भी प्रोग्राम लिखते हैं तो मुझे क्लास बनानी ही पड़ती है, तो वो एक पूरा जो क्लास हमने बनाया वो एक रेफरेंस डेटा टाइप की तरह है।
ठीक है, जिसके अंदर हम इस्तेमाल किसका करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं सारे प्रिमिटिव्स का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? बिल्कुल यही कहानी यहां पर हुई है। आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस टाइप्स, डेटा टाइप्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, किस तरह की चीजें आती है वो देखते हैं। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो रेफरेंस टाइप्स यानी रेफरेंस डेटा टाइप्स को हम एक्सट्रिंसिक या फिर डिराइव्ड भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब कि इनको अगर मुझे बनाना है तो मतलब अगर ये इस तरह के डेटा टाइप्स मुझे चाहिए तो एक्सट्रिंसिक है, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी बात डिराइव्ड है, पहले से मौजूद नहीं है, इनको बनाया गया पहले से मौजूद चीजों का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, जितने भी क्लासेस हम बनाते हैं, जितने भी इंटरफेसेस बनाते हैं, जितने भी एरेज हम क्रिएट करेंगे, वो सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, रेफरेंस टाइप्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इस बात का प्रूफ भी मैं अभी दूंगा थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, क्लासेस, इंटरफेसेस और एरेज, ये सारी की सारी चीजें रेफरेंस टाइप्स के अंडर आती है। आई होप कि यहाँ पे रेफरेंस टाइप्स, डेटा टाइप्स थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल क्या, कि वाई रेफरेंस डेटा टाइप्स, क्या जरूरत थी रेफरेंस डेटा टाइप्स की? ठीक है, बहुत ही सीधा सा जवाब है। जैसा कि हमने अभी कहा कि रेफरेंस डेटा टाइप्स में क्लासेस आती हैं। ठीक है, अब आप एक बात मुझे यहां पर बताइए कि अगर क्लासेस नहीं होती तो क्या प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो पाती? नहीं हो पाती, सीधी सी बात है। बिना क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाती तो कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते थे हम, सीधी सी बात है। तो अगर क्लासेस नहीं होती, कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हम नहीं सॉल्व कर सकते थे, और कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स की जरूरत होती है। और रेफरेंस डेटा टाइप्स आर कॉम्प्लेक्स, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स, क्यों? क्योंकि ये तो क्लासेस जैसे होते हैं, और क्लासेस तो हमारे हाथ में, हम जितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें अपने इस्तेमाल के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से हम बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये वजह है कि रेफरेंस डेटा टाइप्स की जरूरत क्यों पड़ी। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग बढ़ते हैं कोड की तरफ, और कोड करते हुए देखते हैं कि रेफरेंस डेटा टाइप्स एक्चुअल में है कहां पर। क्योंकि जब तक हम थ्योरेटिकली बात करेंगे, रेफरेंस डेटा टाइप्स को थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझना मुश्किल होता है। जब हम कोड के साथ देखेंगे, प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे, तो हमें बहुत ही आसानी से रेफरेंस डेटा टाइप्स के पीछे की कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं ब्लूजे की स्क्रीन के ऊपर, एक नया क्लास बनाएंगे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं रेफरेंस टाइप्स के बारे में। तो हमने क्लास का नाम भी दिया रेफरेंस टाइप्स। ओके दबाया, उसके बाद हमारे पास एक नई क्लास बन के आ जाती है। इस क्लास को ओपन करते हैं। क्लास को ओपन करने के बाद हमारे पास पहले से यहाँ पे कुछ कोड है जिसे हम हटा देंगे। फटाफट से बॉयलर प्लेट लिखेंगे, यानी वो कोड जिसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। यानी कि पब्लिक क्लास रेफरेंस टाइप्स, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, देन मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। इसके बाद हमारा मेन मेथड रेडी है। अब इस मेन मेथड के अंदर हम कुछ यहां पर रेफरेंस यानी कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लिखेंगे, और आपको समझने की जरूरत है कि यहां पे ये कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहला स्ट्रिंग, लेट्स से स्ट्रिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है स्ट्रिंग। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम एक स्ट्रिंग लिटरल के बारे में ऑलरेडी। तो स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, मैंने कहा अब्बास। ठीक है, सेमीकोलन। यहां पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। अब बहुत ध्यान से यहां पे देखिएगा, मैंने लिखा INT एज इज इक्वल टू 21 सेमीकोलन। समझ में आ गई बात? स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अब्बास, INT एज इज इक्वल 21। थोड़ा सा यहाँ की सिंटैक्स हाईलाइटिंग की तरफ ध्यान देना। यहाँ पर जो INT लिख के आ रहा है ये रेड कलर में है, लेकिन जो मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखा, ये भी एक डेटा टाइप है। अभी समझाता हूं कैसे। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग लिखा, इस पे कोई रेड हाईलाइटिंग नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि INT पहले से एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जावा लैंग्वेज का पार्ट है।
पार्ट है, हमने बनाया नहीं, पहले से है। लेकिन स्ट्रिंग का कहानी ये है कि स्ट्रिंग एक क्लास है। बहुत ध्यान से देखो तो स्ट्रिंग का एस जो है वो कैपिटल है, और हर क्लास का पहला लेटर कैपिटल होना ही चाहिए, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशन ही कुछ ऐसा है, हम ऐसे करते ही हैं। तो स्ट्रिंग का पहला लेटर एस कैपिटल है। बात समझ में आ गई? तो इस हिसाब से स्ट्रिंग यहां पर क्या है, एक क्लास है। और क्लास जावा के अंदर क्या होती है, रेफरेंस डेटा टाइप होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी तरह से और एक एग्जांपल देते हैं, यहां पर एज वाली लाइन हटाते हैं। दूसरा एग्जांपल है आईएनटी। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज किए, उसके बाद मैंने लिखा एरे इज इक्वल टू, और उसके अंदर कुछ वैल्यूज दी, सॉरी, सेमीकोलन। उसके बाद मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है। यहां पर ये जो आईएनटी है वो तो प्रिमिटिव है, लेकिन जब आईएनटी के बाद मैं यहां पर ब्रैकेट्स लगा देता हूं तो ये मेरा बन क्या जाता है, एरे बन जाता है। ठीक है। एरे जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर एक अलग रेफरेंस डेटा टाइप है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में हम बाद में क्लास 10th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमारे केस में ये चीज नहीं है। ध्यान देने वाली बात यहां पर क्या है कि आईएनटी के साथ जैसे ही मैंने ब्रैकेट लगाया, ये एक बन गया एक रेफरेंस डेटा टाइप। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये भी एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने कहा था, रेफरेंस डेटा टाइप वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया, क्या करता है, स्टोर उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एरे को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं, अगर मैं एरे को प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं, तो एरे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक? तो प्रिंट क्या होना चाहिए, मेमोरी एड्रेस प्रिंट होना चाहिए, ना कि ये प्रिंट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर मैं प्रिंट कराना चाहता तो ये पूरा पूरा प्रिंट हो जाता, जो कि वैल्यू है इस एरे वेरिएबल के अंदर, लेकिन नहीं, क्योंकि यहां पर ये जो मैंने डेटा टाइप लगाया ये एक रेफरेंस टाइप है, तो इस एरे के अंदर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर होगा। कोशिश करते हैं प्रिंट कराने की। मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, करके चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने लिखा एरे। तो होना क्या चाहिए, आपका दिमाग कह रहा होगा कि सर ये जो करली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ ये प्रिंट हो जाना चाहिए। अब देखते हैं होता है कि नहीं। तो मैंने कंपाइल किया, कोई एरर्स नहीं आती, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखिए क्या लिख के आ रहा है, ब्रैकेट्स ओपन, कैपिटल आई @7abf96f9। ये एक मेमोरी एड्रेस है। हमको लग रहा था कि क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5, जो कि उसकी वैल्यू थी, लेकिन प्रिंट क्या हुआ, एक मेमोरी एड्रेस। ठीक है, दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ, now this is the proof that reference variables stores address not value। बात समझ में आ रही है? यहां पे मैं चीजें प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था कि जो रेफरेंस वेरिएबल्स हम बनाते हैं वो एड्रेस स्टोर करते हैं, वैल्यू नहीं स्टोर करते हैं। क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस स्टोर करते हैं। अब दोबारा से कोड की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर इस कोड को दोबारा से देखिएगा, ये था एक रेफरेंस वेरिएबल। एरे यहां पर कैसा वेरिएबल है, एरे एक रेफरेंस वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। बात समझ में आई? और एक रेफरेंस वेरिएबल कभी भी वैल्यूज स्टोर नहीं करता, बल्कि क्या स्टोर करता है, मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, मेमोरी एड्रेस। इसी वजह से जब हमने इसे प्रिंट कराया था, यहां पर कंपाइल किया और जब हमने इसको कॉल किया, तो प्रिंट में 1 2 3 4 5 प्रिंट होने के बजाय एक मेमोरी एड्रेस प्रिंट होता है। अब देखिए दोबारा से यहाँ पे मेमोरी एड्रेस पिछली बार कुछ और था, अब मैं दोबारा से रन करूंगा, फिर से कुछ और आया, 5D5E। मैंने दोबारा से रन किया इसे, फिर से कुछ और ही एड्रेस बन के आया, 57DAC। क्यों? क्योंकि जब भी प्रोग्राम रन होता है तो हर बार प्रोग्राम रन होने में मेमोरी बार बार एलोकेट करी जाती है, और प्रोग्राम रन हो जब एंड हो जाता है तो एंड हो जाने के बाद सारी मेमोरी को खाली भी कर दिया जाता है। इसलिए हर बार एक नया मेमोरी एड्रेस आ रहा है, क्योंकि हर बार इसे एक नई जगह दी जा रही थी। समझ में आ रही है बात? यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि रेफरेंस वेरिएबल स्टोर्स एड्रेस बट नॉट
वैल्यू। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं, ठीक है? अब इसकी तरफ बहुत ध्यान दीजिएगा। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ आर वैल्यू एंड एल वैल्यू, ठीक है? जावा के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आर वैल्यू और एल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। आर वैल्यू का मतलब होता है रियल वैल्यू, ठीक है, यानी एक्चुअल वैल्यू। एल वैल्यू का मतलब होता है लोकेशन वैल्यू, यानी मेमोरी एड्रेस वैल्यू, ठीक है? अब यहां पर इस बात को समझिएगा। हुआ क्या, यहां पर ये जो आप बीच में स्क्वायर्स स्क्वायर्स के डिब्बे यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ये है क्या? ये है मेमोरी, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई, मेमोरी है। अब यहां पर हुआ क्या, दो वेरिएबल्स बनाए गए, वेरिएबल ए, वेरिएबल सी, ठीक है? वेरिएबल ए में जो डेटा वैल्यू स्टोर कराई गई वो स्टोर कराई गई 10। वेरिएबल सी में जो डेटा वैल्यू स्टोर कराई गई वो कराई गई 25, ठीक है? बात समझ में आ गई। ऊपर हर एक डिब्बे के ऊपर जो आप यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं पर्पल कलर से, वो है इसका मेमोरी एड्रेस। क्या है? मेमोरी एड्रेस है। हर मेमोरी ब्लॉक का अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है। चलिए, ये भी बात समझ में आ गई। समझाना क्या चाह रहे हैं? समझाना यहां पे ये चाह रहे हैं कि दो चीजें होती हैं, आर वैल्यू और एल वैल्यू। हर वेरिएबल के साथ दो चीजें एसोसिएटेड होती हैं, आर वैल्यू यानी उसकी रियल वैल्यू। अब यहां पर जो रियल वैल्यू है ये एक्चुअल वैल्यू है जो इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है। यानी फॉर वेरिएबल ए, वेरिएबल ए के लिए आर वैल्यू, रियल वैल्यू होगी 10, लेकिन जो एल वैल्यू है यानी लोकेशन वैल्यू वो होगी 1052, जो कि है मेमोरी एड्रेस, जो कि है मेमोरी एड्रेस। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? अगर हम वेरिएबल सी की तरफ चलते हैं तो वेरिएबल सी के लिए जो आर वैल्यू है वो है 25, यानी रियल वैल्यू क्या है? 25 है, ठीक है? और जो एल वैल्यू है यानी लोकेशन वैल्यू वो क्या है? 1055, ठीक है? समझाना क्या चाह रहे हैं? आ गई बात समझ में कि आर वैल्यू क्या होती है और एल वैल्यू क्या होती है? आ गई ना? लेकिन क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया कि जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट होगा तो उसकी एक एल वैल्यू होगी यानी उसकी लोकेशन वैल्यू जो कि मेमोरी एड्रेस दिखाएगा, और उसकी एक आर वैल्यू होगी जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी जो कि उसके अंदर स्टोर्ड है। समझाना क्या चाहते हैं? समझाना यहां पर ये चाह रहे हैं कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो हमेशा और हमेशा किसके साथ डील करते हैं? आर वैल्यू के साथ, रियल वैल्यू के साथ। बात समझ में आ रही है? और जो रेफरेंस डेटा टाइप्स होते हैं वो किसके साथ डील करते हैं? एल वैल्यू के साथ, यानी लोकेशन वैल्यू के साथ, यानी मेमोरी एड्रेस के साथ। आई होप अब जाकर के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स के बीच की पूरी कहानी यहां पर क्लियर हो गई होगी। यहां पे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशन कराया जाएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशन कराया जाएगा तो वो ऑपरेशन होगा आर वैल्यू पर, यानी उसकी रियल वैल्यू पर। अगर मैं कहता हूं ए प्लस सी तो होगा क्या? 10 + 25 यानी 35। लेकिन अगर यही वेरिएबल ए और सी रेफरेंस वेरिएबल्स होते, रेफरेंस डेटा टाइप के साथ होते, तब जब मैं ए प्लस सी लिखता तो 1052 + 1055 होता, क्योंकि दोनों रेफरेंस वेरिएबल है और रेफरेंस वेरिएबल डील करता है एल वैल्यू के साथ यानी मेमोरी एड्रेस के साथ। क्लियर हो गई चीजें? अब फटाफट से देखते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स यानी नॉन प्रिमिटिव्स के बीच का डिफरेंस। नाउ प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स के बीच का हमें डिफरेंस समझना है। नॉन प्रिमिटिव्स यानी कौन? रेफरेंस डेटा टाइप्स। फीचर है स्टोर्स। स्टोर्स का मतलब कि क्या स्टोर करते हैं, अपने अंदर क्या चीज स्टोर करते हैं। तो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो एक्चुअल वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन जो रेफरेंस वाले होते हैं, रेफरेंस डेटा टाइप्स, वो मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। मेमोरी यूजेज की बात करें तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कम मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब रेफरेंस डेटा टाइप्स की बात आती है तो वो ज्यादा मेमोरी यूज करते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस की बात करें, यानी कुछ भी अगर मैं कराना चाहता हूं किसी प्रिमिटिव के ऊपर, यानी किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल के ऊपर और किसी रेफरेंस डेटा टाइप के वेरिएबल के ऊपर, तो होता क्या है? तो परफॉर्म्स डायरेक्ट ऑपरेशन।
प्रिमिटिव के केस में डायरेक्ट ऑपरेशन होते हैं, यानी उनकी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने लिखा, जैसा कि अभी ऊपर लिखा, नंबर, मान लो नंबर 1 है उसमें 5 है, नम 2 है जिसमें 10 है, मैंने कहा नम 1 प्लस नम 2 तो होगा क्या, 5 प्लस 10 15 आ गया, बात खत्म हो गई, डायरेक्टली ऑपरेशन हो गया। ठीक है। लेकिन जब रेफरेंस की बात करते हैं तो रेफरेंस के केस में ऑपरेशन कराने के लिए हमें मेथड्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, मेथड्स की जरूरत होती है। अब ये मेथड्स क्या होते हैं ये हम बहुत आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हमें यहाँ पे चीजें नहीं समझनी मेथड्स के बारे में। बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि रेफरेंस के ऊपर ऑपरेशन कराने के लिए, रेफरेंस डेटा टाइप के ऊपर ऑपरेशन कराने के लिए वी रिक्वायर मेथड, और ये मेथड हम खुद से बना सकते हैं। ये बड़ी मजेदार बात होती है। तो इसी के साथ यहां पर हमने आज पूरी तरह से डेटा टाइप्स के बारे में सीख लिया है। फटाफट से एक समरी लेते हुए चलते हैं। तो ये हमारे सामने आज की पूरी समरी है। डेटा टाइप्स के बारे में हमने जाना कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनका पर्पस क्या है, सारी चीजें। उसके बाद हमने ये जाना कि डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड रेफरेंस डेटा टाइप्स। ठीक है। प्रिमिटिव को फंडामेंटल भी कहा जाता है और इंट्रिंसिक भी कहा जाता है, रेफरेंस को एक्सट्रिंसिक और डिराइव्ड भी कहा जाता है। प्रिमिटिव्स के अंदर जब हमने डीप डाइव किया तो हमें समझ में आया कि वहां भी दो तरह की चीजें हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक जो है वो डील करता है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कैरेक्टर के साथ। इंटीजर में हमारे पास चार तरह के डेटा टाइप्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, फ्लोट एंड डबल। कैरेक्टर में हमारे पास एक है, कैर। ठीक है। टोटल मिलाकर के हमारे पास हो जाते हैं यहां पर 7। और जब हम एक और देखते हैं नॉन न्यूमेरिक में, बुलियन नाम का डेटा टाइप, तो टोटल हमारे पास जो प्रिमिटिव्स हैं वो हो जाते हैं 8। तो टोटल 8 तरह के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पहले से जावा के अंदर मौजूद हैं। फिर हमने आगे जाना कि रेफरेंस टाइप्स भी होते हैं। रेफरेंस टाइप्स की जो एड्रेस के साथ डील करते हैं, मेमोरी एड्रेस के साथ डील करते हैं। और यहां पर हमारे पास तीन चीजें हैं। क्लासेस, जितने भी क्लासेस हम बनाएंगे प्रोग्राम लिखते वक्त वो सारे के सारे रेफरेंस टाइप्स होते हैं। जितने भी इंटरफेसेस हम बनाएंगे वो भी सारे के सारे रेफरेंस टाइप्स होते हैं। जितने भी एरेज हम क्रिएट करेंगे वो भी सारे के सारे रेफरेंस टाइप्स होते हैं। और प्रिमिटिव्स और रेफरेंस में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्रिमिटिव्स डील करता है आर वैल्यू के साथ, यानी रियल वैल्यू के साथ, और जो रेफरेंस है वो डील करता है एल वैल्यू के साथ, यानी लोकेशन वैल्यू के साथ। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।